अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसे कहो कि बहुत नामुराद शय है जनू, उसे कहो कि मुझे है बहुत जनू। उसका सुर्ख रंग की फ़्रॉक जो उसके कदमों को छू रही थी, साथ काले रंग की टाइट्स पहने अपनी खूबसूरत निगाहों को यहाँ वहाँ किसी की तलाश में घुमाते वो 7 सीढ़ियाँ भी उतर रही थी। काले रंग का दुपट्टा जो शान बेनियाज़ी से गले में लटक रहा था, उसका एक सिरा पाँव के नीचे आया तो वो उसको उठाकर जैसे ही आगे चली, सामने से आते इंसान से टकरा गई। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, किधर थे? पाकीज़ा ने सामने खड़े शख्स से चहकते पूछा। चेहरा जो कुछ लम्हे पहले उदास था, अब उसकी मौजूदगी से दमक रहा था। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? एक नज़र अपने दिल में झांक लिया होता, मैं इधर ही तो था। सामने खड़े शख्स ने आगे को झुककर उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर पाकीज़ा के दिल ने एक बीट मिस की। तुम बहुत ही बुरे और इंतहाई बदतमीज़ किस्म के इंसान हो। पाकीज़ा ने खुद को संभाल कर उसे घूरते हुए कहा। बदतमीज़ी तो आज तक कभी की ही नहीं। वैसे आज ख्वाहिश हो रही है थोड़ी सी बदतमीज़ी करने की। उसने पाकीज़ा के लबों को फोकस में रखते हुए एक हाथ से उसके कान की बाली को छूते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। उसकी नज़रों और बातों का मफहूम समझते हुए पाकीज़ा के दिल की धड़कन तेज़ हुई। पाकीज़ा ने अपने हाथों को उसके सीने पर रखकर पीछे धकेलने की कोशिश की। पारस, तुम क्या कर रहे हो? उसने लरसती आवाज़ से पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार, अगर तुम इजाज़त दो तो। पारस ने उसके ख्यालात का मसा लेते हुए मज़ीद शौक लहजे में आंख दबाते हुए कहा। पारस इस बेबाकी पर पाकीज़ा की जान पर बन गई। तुम गायब हो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। पाकीज़ा ने शुरू के अल्फाज पर लड़खड़ाते और आखिरी अल्फाज मजबूत लहजे में कहे और अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ा दी। अच्छा सॉरी, आप जो भी कहोगी सर आंखों पर। उसने आगे बढ़कर पाकीज़ा का रास्ता रोकते हुए कहा। कान पकड़कर सॉरी बोलो पहले मुझे, पाकीज़ा ने शरारत से कहा। ठीक है। पारस ने आगे बढ़कर पाकीज़ा के कान पकड़ लिए और शरारत से बोला, सॉरी। पारस के इस हरकत पर पाकीज़ा ने उसे घूरी से नवासा, जबकि पारस ने उसके सब्ज़ आंखों में देखते हुए कंधे अचका दिए, जैसे कि कह रहा हो तुम में और मुझ में कोई फ़र्क है क्या? उसकी आंखों का मफहूम समझते हुए वह हल्का सा मुस्कुराई। एक शर्त पर माफ़ करूंगी, मेरे साथ पार्लर जाओगे? तो पारस ने पाकीज़ा के कान छोड़कर नासमझी से पाकीज़ा की तरफ देखा। क्या मतलब है पार्लर जाना है? वो एक्चुअली मुझे अपने बाल कट करवाने हैं, पाकीज़ा ने पुरजोश लहजे में कहा, जबकि पारस का दिमाग उसकी बात पर भग से उड़ गया। क्या बकवास करी हुई है? पहले जो पारस की आंखों में शरारत थी उसकी जगह गुस्सा ने ले ली थी। मुझे आप ही ने बोला था मुझ पर अच्छे लगेंगे। इस वजह से पाकीज़ा ने पारस की आंखों में गुस्सा देखते हुए लड़खड़ाते अल्फाज में बात मुकम्मल की। कौन सी आप ही ने? तुम्हारा दिमाग ख़राब है जो तुम किसी के कहने पर बाल कटवा दोगी? वो गुस्से से अपनी नीली आंखें सब्ज़ आंखों में गाड़ते हुए बोला और साथ ही आगे बढ़कर उसने पाकीज़ा के गोल्डन बाल जो उसकी कमर तक आते थे उनको सहलाया। पारस के इतनी शदीद रिएक्शन पर वो सहमी हुई आंखों से पारस को देखने लगी। पाकीज़ा, मैं सीरियस हूँ, अगर तुमने कटवाए तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। पारस ने पाकीज़ा को अपनी सुर्ख आंखों से घूरते हुए कहा। मैं नहीं कटवाऊँगी, पाकीज़ा ने लरजती आवाज़ में कहा। तुम्हें पता है ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। इस दफ़ा पारस ने मोहब्बत से पूरे लहजे में पाकीज़ा की आंखों में देखते हुए कहा। यह शख्स बिल्कुल समझ में नहीं आता था मेरे। पारस के अचानक से मूड बदलने पर वह सोच कर रह गई जैसा भी मेरा है। उस सोच ने उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। पाकीज़ा ने आगे बढ़कर पारस के कान पकड़ लिए और मासूमियत से सॉरी बोली। पाकीज़ा की इस हरकत पर पारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और उसके गाल पर डिंपल नुमादार हुए। पाकीज़ा को अपना दिल इसमें डूबता हुआ महसूस होने लगा और पाकीज़ा का हाथ उसके कानों से चेहरे पर आ गया। पाकीज़ा के ऐसे करने पर पारिस की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। पाकीज़ा एकदम होश में आई और अपनी इस बेखुदी पर जीभ भर कर शर्मिंदा हुई और दूसरी तरफ निगाह कर गई। कोई बात नहीं, जब दिल करे छू सकती हो। पारिस ने आगे होकर पाकीज़ा के कान में सरगोशी की। पारिस के बात सुनकर पाकीज़ा का दिल एक अलहदा ही सांस पर धड़कने लगा और उसकी पल के लरसने लगी। पारिस को एकदम से अपने हाथ पर शदीद किस्म की जलन हुई, जिसने उसको यादों की दुनिया से हकीकत में ला पटका। वो लगातार स्मोकिंग करते उस सालिम को सोच रहा था। उसकी यादों में वो इस कदर आगे निकल के आया था कि हाथ में मौजूद सिगरेट को भी फरामोश कर गया था। उसे जल्दी से हाथ को झटका और सिगरेट का टुकड़ा नीचे गिर गया। कमरे में हर तरफ मुसलसल की जाने वाली स्मोकिंग का धुआं था। कमरे में इतने धुएं की वजह से घुटन सी महसूस हो रही थी, लेकिन वो इस सब से बेनियाज था क्योंकि ये घुटन उसके सामने कुछ नहीं थी जो इस वक्त उसके दिल में उठ रही थी। क्यों किया ऐसा मेरे साथ पाकीज़ा? क्यों? दिल में बढ़ती हुई दर्द की शिद्दत से वो चीख पड़ा।
اور کمرہ جو خوبصورتی کا منہ بوتا ثبوت تھا اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پاکیزہ تم میری ساری ویرانیوں کی وجہ ہو، تمہیں بھی اس آگ میں چھرس کی تڑپنا ہوگا جس میں میں چل رہا ہوں۔ اس قدر چیخ کر اور کمرہ تہس نہس کر کے بھی اس کے دل کی حیثیت میں ذرا سا فرق نہیں آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زور سے اس کے سامنے موجود دیوار کے شیشے پر دے مارا، دیوار چکنا چور ہو گئی، شیشہ چکنا چور ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ بہت جلد آ رہا ہوں میں پاکیزہ حسن، پارس نے اپنے منہ میں بڑبڑایا، تیرا سلوک مجھے روزے زخم تازہ دے، کسی کو پہلی محبت میں مات ہو جیسے۔ انایا جو اپنے دھیان میں ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگی تھی، کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے، میرا سر پھاڑ کر رکھ دیا۔ انایا جو پاکیزہ سے ملنے جا رہی تھی اس زوردار تصادم سے تلملا کر رہ گئی، بغیر اوپر دیکھے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے جو منہ میں آیا بول گئی۔ وہ جو پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا سامنے، اس آفت کو دیکھ کر اس کا دماغ ہی گم گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اور کدھر سے تمہارا سر پھٹا ہے دکھاؤ۔ زاویار نے اس کا سر ادھر ادھر گھما کر دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، تم تو ہو ہی اندھے، تمہیں کہاں نظر آئے گا؟ میرے سر کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور تم چلتی پھرتی دیوار ہو۔ انایا کی پہلی تو زاویار کی آواز سن کر سیٹی گم ہو گئی، لیکن خود کو جلدی سے کمپوز کر کے بولی، باہر میں جاؤ تم، اور مجھ سے تمیز سے بات کرو، تم سے بڑا ہوں۔ زاویار نے ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے کہا، ہاں تو تم بھی پیار سے بات کیا کرو، تم سے چھوٹی ہوں میں۔ انایا نے شرارت سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی شرارت دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا، مزید کچھ کہے بغیر بڑھایا، تمیز سے بات کروانے والا بندر نہ ہو تو۔ شوخا منہ میں بڑبڑا کر وہ بھی اندر بڑھ گئی۔ انایا نے اپنے قدم ہال میں رکھ کر اپنی خوبصورت گہری کالی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھا۔ ہال میں بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ارے بیٹی انایا آئی ہے، ادھر آؤ۔ دروازے کے پاس سے کیوں رک گئی؟ ملیحہ بیگم جو ملازمہ کو رات کا کھانے کا مینیو بتا کر باہر ہی نکلی تھی، سامنے انایا کو دیکھ کر بولی۔ انایا کے کان میں ملیحہ بیگم کی آواز کے الفاظ گونجتے ہوئے تو مسکراتے ہوئے اپنے قدم ان کی طرف بڑھا دیے۔ کیسی ہو بیٹا؟ ملیحہ نے محبت سے انایا سے پوچھا۔ میں اچھی ہوں، لیکن قسم سے آپ بہت خوبصورت ہو، انایا نے شرارت سے جواب دیتے ملیحہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ سدھر جاؤ بیٹا، ورنہ کسی دن مجھ سے بہت مار پڑے گی۔ ملیحہ بیگم نے انایا کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ اف، مارے نا آنٹی، اپنے ان نرم و ملائم ہاتھوں سے تو کب سے ترس رہی ہوں ایسی مار کھانے کے لیے۔ انایا نے ملیحہ بیگم کے ہاتھ پکڑ کر مزید شوخی لہجے میں کہا۔ ملیحہ بیگم واقعی میں بہت خوبصورت تھی، اور اوپر سے آج انہوں نے حسن صاحب کی فرمائش پر سفید رنگ کا چوڑا پہنا ہوا تھا جو ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ذرا سی بھی؟ ملیحہ بیگم نے انایا کا کان کھینچتے ہوئے کہا۔ اف میری شہزادی آنٹی، جو سچ ہے وہ وہی بولوں گی نا، انایا نے مسکرا کر ان کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ملیحہ بیگم صرف مسکرا کر رہ گئی۔ پھر پیاری آنٹی، میری جان بہار کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ انایا نے شوق لہجے میں پوچھا۔ بیٹا میں بہت تنگ ہوں اس لڑکی سے، پتہ نہیں کون سا خزانہ اسے کمرے میں ہے جو باہر ہی نہیں نکلتی۔ انایا کا حوالہ سمجھ کر ملیحہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ او میری آنٹی، بالکل پریشان نہ ہو، میں ابھی جا کر اس کے کان کھینچتی ہوں۔ انایا نے ملیحہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیارے میں لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ خوش رہو بیٹا، انہوں نے دل سے دعا دی۔ انایا سیکنڈ فلور کی طرف بڑھ گئی جہاں پاکیزہ کا کمرہ تھا، جبکہ ملیحہ کچن میں چائے اور دیگر اشیاء کا انتظام کروانے۔ انایا جیسے ہی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی کالے رنگ کا لباس پہنے جانے باہر کسی چیز کی تلاش میں تھی۔ انایا نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر پیچھے سے پاکیزہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے یاد کر رہی ہو؟ دیکھو میں آ گئی۔ انایا نے چہکتے ہوئے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا، مگر پاکیزہ نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا، تو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ لیکن پاکیزہ کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو دیکھ کے اور آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر انایا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ نا، میں ہوں نا، کیوں رو رہی ہو ایسے؟ انایا نے پاکیزہ کو واپس اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ کچھ لمحے پہلے جس کے چہرے پر زمانے بھر کی رونق اور شرارت تھی، اپنی جان سے زیادہ عزیز دوست کی یہ حالت دیکھ کر پل میں غائب ہوئی تھی اور جان پہ بن آئی تھی۔ بہت یاد آ رہا ہے، وہ یہاں بہت تکلیف اٹھ رہی ہے، ایسے لگتا ہے میں سانس نہیں لے پا رہی، عجیب گھٹن اور اذیت سے اٹھ رہی ہے۔ پاکیزہ نے لرزتی اور بھیگی ہوئی آواز میں دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم بھول کے نہیں جاتی اس کو؟ انایا نے بے بسی سے کہا۔ پاکیزہ نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس قدر زخمی اور شکایتی نظریں دیکھ کر انایا کے دل میں تکلیف سی اٹھی اور وہ اس سے نظریں چرا گئی۔ انایا تمہیں پتہ ہے میں ہر اس چیز کو خود سے دور کر دیا ہے جو اس کو مجھ سے میں پسند تھی۔ یہ دیکھو میں نے یہ کٹوا دیے، پاکیزہ نے اپنے بالوں کو چھو کر نرم لہجے میں کہا جو اب مختلف لیئرز میں کٹے تھے۔ یہ دیکھو میں اب بالیاں نہیں پہنتی، اس نے اپنے کان کی لو کو چھو کر اذیت سے کہا، جہاں اب کوئی بالی موجود نہیں تھی۔ ہماری محبت کی نشانی بھی اتار دی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی کلائی کو چھو کر کرب سے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے کہا، جہاں اب وہ بریسلیٹ موجود نہیں تھا، کچھ نہیں ہے اس وقت جو اسے بہت پسند تھا، پھر بھی مجھے وہ بھولتا نہیں ہے۔ انایا، پاکیزہ نے انتہائی بے بسی، اذیت، تکلیف اور دکھ سے سسکتے ہوئے کہا۔
अनाया का दिल दर्द से फटने लगा तो उसने पकीज़ा को आगे बढ़कर अपने सीने से भी भेंच लिया। उसमें मज़ीद सुनने की सकत नहीं थी। चुप हो जाओ प्लीज़, अनाया ने नम लहजे में पकीज़ा से कहा। अनाया बताओ ना, क्यों नहीं भूलता वो, पकीज़ा ने रोते हुए फिर से सवाल दोहराया। उससे पहले अनाया कुछ बोलती पकीज़ा ने उसका हिसार तोड़ दिया और कहा, मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं भी कैसे पता होगा। ये यहाँ पकीज़ा ने अपने माथे की तरफ इशारा किया। यहाँ बहुत जलन होती है, तुम जानती हो क्या? क्यों, पकीज़ा ने लरजती आवाज़ में पूछा। उससे पहले अनाया कुछ बोलती खुद ही बोल पड़ी, क्योंकि ये पेशानी आज भी यहाँ से बहुत जलती है। ये यहाँ उसने अपने लम्ब छोड़ा था, आज भी उसका एहसास वैसा ही है। पकीज़ा ने अपनी सुर्ख होती आंखों से अनाया की तरफ देखते हुए कहा। अनाया की आंखें रवानी से बहने लगी। उसने आगे बढ़कर शिद्दत से पकीज़ा को अपनी बाहों में समो लिया। पकीज़ा बस कर दो यार, छोड़ना चाहे मुझे छोड़ ना पाए, कुछ ऐसा कर आया हूँ, उसकी पेशानी पे अपने लबों का लम्स छोड़ आया हूँ। अनाया, क्यों धोखा दिया उसने मुझे? क्यों? अब की दफ़ा पकीज़ा ने चीखते हुए पूछा। पकीज़ा को इसको संभालना मुश्किल होने लगा। वो खुद बेबसी से रो दी। तुम जानती हो, जब जब उसकी बेवफाई याद आती है, मुझे लगता है आसपास से सारी हवा ख़त्म हो गई, घुटन होने लगती है। मुझे हर चीज़ से नफ़रत होती है, यहाँ तक कि अपने वजूद से भी। मेरा दिल उस कदर शिद्दत से चलता है जैसे कोई धकते कोयले पर नंगे पाँव चल रहा है और रास्ता ख़त्म ही ना हो। पकीज़ा ने बेबसी से फूट फूट कर रोते हुए कहा। अनाया ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया, उसके सर पर अपने लब रख दिए। खबरदार, जो तुमने अब एक बात भी की, चुप, बस चुप। एक एक लफ्ज़ पर जोर अनाया ने जोर दिया। दिल में मेरे आग तो कैसी लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना आ गया। पारिस के हाथ से खून मुसलसल बह रहा था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जितनी आग उसके दिल में लगी थी, ये तकलीफ़ उसके मुकाबिल कुछ भी नहीं थी। असद जो कुछ देर पहले घर आया था, चीज़ें टूटने की आवाज़ सुनकर उसे पारिस के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। कमरे में दाखिल होकर उसे घुटन से महसूस होने लगी, जो मुसलसल की जाने वाली स्मोकिंग की धुएं की वजह से थी। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी, लेकिन जैसे उसकी नज़र पारिस की तरफ पड़ी, उसके दिल में तरस सा उठा। ये क्या हुआ? है, जल्दी उठो, बहुत खून बह गया। असद ने परेशानी से कहा। कुछ नहीं हुआ, जिंदा हूँ मैं, इतनी जल्दी नहीं मरने लगा, मुझे तो मौत भी मुझसे नहीं। पारिस ने असद के हाथ से अपना हाथ खींचते सपाट लहजे में कहा। पारिस की इस बकवास और बेहिस्सी पर असद का दिल क्या उसे एक थप्पड़ झड़ दे, मगर सब्र के गुण पी कर रह गया। खुद साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके हाथ की पट्टी करने लगा, साथ उसका मुआयना करने लगा। ब्राउन कलर के बाल जो माथे पर बिखरे थे, नीली आंखों में सर्द महरी और अज़ियत रकम थी। सफ़ेद रंगत मगरूर खड़ी नाक, होंठ जो सिगरेट कसरत से पीने की वजह से काले और सुर्ख दोनों रंग जाहिर कर रहे थे। 6 फीट 4 इंच हाइट का यह मालिक बिल्कुल शहजादा जैसा हुस्न रखता था। मेरे बस में हो मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ें ले लूँ और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दूँ, मगर असद ने पारिस को पट्टी करते हुए दिल में सोचा। पकीज़ा, और ऊपर देखो मेरी तरफ। अनाया ने पकीज़ा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। तुम आज के बाद अपनी इन आंखों को रोकर तकलीफ़ नहीं दोगे, तुम्हें ऐसे देखकर दिल में चैन सी उठती है, चुभन सी उठती है। अनाया ने पकीज़ा के सर पर बोसा देते हुए कहा। मैं नहीं रोना चाहती, खुदा गवाह है, लेकिन जब अज़ियत हद से बढ़ती है तो आंखों के रास्ते आंसू की शक्ल में निकल आती है। पकीज़ा ने बेबसी से आंखें झुकाते हुए कहा। अनाया ने आगे बढ़कर उसके माथे को अपने लब से छुआ। अनाया पकीज़ा को जाने बाहर ऐसे ही तो नहीं कहती थी, सच में उसकी तकलीफ़ देखकर खुद के दिल में बराबर बन आती थी। मैं समझती हूँ, लेकिन खुद को संभालो मेरी जान, तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे अपनों को बहुत तकलीफ़ होगी। क्या तुम उनकी अज़ियत की वजह बनना चाहती हो? अनाया ने पकीज़ा के बाल सहलाते हुए प्यार से पूछा। अनाया, वो भी तो मेरा अपना था, पकीज़ा ने बेबसी से आंखें झुकाते हुए कहा। वो था और हम हैं, क्या तुम था के लिए जो मौजूद हैं उनको दुख पहुँचाओगे? अनाया ने 4 लफ्ज़ों पर जोर देकर अपनी बात कही। क्या सच में अब बस वो था बनकर रह गया? पकीज़ा ने अपने दिल से पूछा। नहीं, वो अभी है, दिल ने सरगोशी की। पकीज़ा ने तकलीफ़ से आंखें मीच ली। यार, तू करब से गुजरे तो तुझे इल्म भी हो, कोई बिछड़े तो बड़ा दर्द हुआ करता है। टिक टिक टिक। उससे पहले पकीज़ा जवाब देती तो रास्ते की दस्तक ने उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा के आ जाए। पकीज़ा ने खुद को कंपोज करते हुए जल्दी से जवाब दिया। बीबी जी, आप लोगों को खाने पर बुला रही हैं। नसरीन ने अंदर दाखिल होकर जवाब दिया। ओके, तुम जाओ, हम बस आ रहे हैं। नया ने जवाब दिया। चलो उठो पकीज़ा, तुम मुझे जवाब देने के बजाय अमल करके दिखाओ। आओ, सबके साथ बैठकर खाना खाओ। चलो उठो, नीचे चलें। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। मैं शावर लेकर आती हूँ, ऐसे मामा देखकर परेशान होगी। पकीज़ा ने अपनी सूजी हुई आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा। चलो तुम शावर लो, मैं तब तक तुम्हारी दिलकश सी मामा को कंपनी देती हूँ। अनाया ने उसके गालों पर चुटकी भरते हुए कहा। पकीज़ा मुस्कुरा कर कबर्ड की तरफ बढ़ गई, न क्योंकि वह वाकई किसी को अपनी ज़ात की वजह से तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहती थी। जबकि अनाया कमरे से बाहर निकल आई। अब उसका मूड कुछ आंटी साथ मस्ती करने का था। तुम अंधी हो
क्या जो हर वक्त टकराती रहती हो, आंखें घर छोड़ आती हो क्या? ज़ावियार ने चिंचिलाती आवाज़ में कहा। अनाया जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई चल रही थी, ज़ावियार के साथ टकरा गई थी। हाँ, मैं घर छोड़ आती हूँ और तुम भी किराए पर दे आते हो। अनाया ने जब ज़ावियार की चिंचिलाती आवाज़ सुनी तो उसने भी तपेले हुए लहजे में कहा, हाँ बकवास करवा लो, बस तुम इसमें माहिर हो। ज़ावियार ने अनाया के नज़दीक होकर गुस्से से बोला, तुम तमीज़ से बात क्या करो। अनाया ने बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा मुँह कभी बंद होता है क्या? ज़ावियार ने अनाया का बाजू ज़ोर से पकड़ते हुए कहा, जंगली इंसान, मेरा बाजू छोड़ो और ज़ुबान बोलने के लिए हुई होती है। बंद रख कर जंग लगवा लूँ इस पर। अनाया ने उसके हाथ अपने बाजू से हटाने की कोशिश करते हुए एक लफ्ज़ चबा कर कहा, तुम बचपन से पागल थी या अब हुई हो? ज़ावियार ने बाजू को छोड़कर उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ज़ावियार की इस हरकत पर अनाया से पटा कर रहेगी। मेरा नहीं, तुम्हारा ज़रूर दिमाग ख़राब हो गया, छोड़ो मुझे। अनाया ने ज़ावियार की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन ज़ावियार को होश ही नहीं था। वो बस उसकी काली गहरी आंखों में डूब रहा था जिनमें हल्की सी सुर्खी थी। ये क्या हुआ है? रोई क्यों हो तुम? ज़ावियार ने अनाया की बात को इग्नोर करके उसकी थोड़ी को अपने दूसरे हाथ से ऊपर करके नहायत फिक्रमंदी से पूछा। ज़ावियार की इस कदर गुर्बत और फिक्र पर अनाया के दिल की एक बीट में हुई। ज़ावियार, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, अनाया ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। ज़ावियार एकदम में होश में आया और उसने अनाया को अपनी गिरफ्त से पीछे की तरफ झटका दिया और अपनी बेखुदी पर शर्मिंदा हुआ। पागल ना हो तो। अनाया जो गिरते गिरते बच्ची संभल कर बोली, मुझसे दूर रहा करो वरना मैं ऐसी आग हूँ जिसमें तुम जल जाओगी। ज़ावियार ने अनाया की आंखों में देखते हुए शिद्दत से कहा, व्हाट? अनाया अपने सर, चेहरे और बाजों को हाथ से छूने लगी। ज़ावियार जो उसके एक एक अमल को देख रहा था, उसकी ये हरकत देखकर आंखों में हैरानी आसमाई और उसकी बात सुनकर शदीद झटका लगा। किधर है? आँख लगी मुझे, देखो मेरे जिस्म पर कहीं नहीं, और अभी तुम तो मेरे पास ही थे। अनाया ने आंखें पटपटाते हुए कहा, बड़ा आया, पास आई तो जल जाऊंगी कहने वाले। अनाया ने अपने आंखें घुमाते हुए कहा। ज़ावियार का दिल किया अपना सर पीट ले या उसका गला दबा दे, कभी आना मेरी दस्तरस में बता दूंगा कैसे जल जाओगी। ज़ावियार अनाया के कान में सरगोशी करके आगे बढ़ गया, जबकि अनाया उसका मफहूम समझकर जी जान से कांप गई। बदतमीज़ घटिया इंसान। अनाया बड़बड़ाती मलिहा बेगम की तरफ बढ़ गई। अनाया जो हॉल में मलिहा की तरफ बढ़ रही थी, उसके हाथ में मौजूद मोबाइल बचा। ओ, मैं बस आई, आप रुके और फ़ोन रखकर सोफा की तरफ बढ़ गई जहाँ मलिहा बेगम को किताब पढ़ी थी। ओके प्यारी आंटी, अब इजाज़त दे, बाहर ड्राइवर आ गया, अब घर जा रही हूँ। अनाया ने आगे बढ़कर मलिहा बेगम को बोला, क्यों बेटा, अभी खाना लगवाती हूँ, खाकर जाना। मैं तुम लोगों का ही वेट कर रही थी। और पकीसा की तरह मलिहा ने परेशानी से कहा, आंटी परेशान ना हो, फिर जब आऊँगी मैं लास्ट में खाऊँगी। और पकीसा बस आ रही है, वो शॉवर ले रही है। ओके बेटा, अगली दफ़ा ऐसे नहीं जाने दोगे। उन्होंने अनाया को गले लगाते हुए कहा, पक्का आंटी। फिर अनाया बाहर को बढ़ गई। मामा खाना लगवा दें, मुझे बहुत भूख लगी। ज़ावियार ने कपड़े बदलकर हॉल में आकर मलिहा बेगम से कहा, ओके मेरी जान, बस 2 मिनट। मलिहा ने ज़ावियार को कहकर नसरीन को खाना लगवाने को बोला। मामा, ये पकीसा और परिहा नज़र नहीं आ रही। ज़ावियार ने अपनी दोनों छोटी बहनों का पूछा। बेटा, पकीसा तो शावर ले रही है, आती होगी, और परिहा के इम्तिहान में कोई कंबाइन ग्रुप स्टडी का प्लान था, बस उसी सिलसिले में अपनी दोस्त के घर गई है। खाना खाकर तुमसे ले आना। मलिहा ने मोहब्बत से अपने लाडले बेटे को जवाब दिया। ओके मामा, मैं ले आऊँगा। ज़ावियार ने एहतराम से अपनी मामा को जवाब दिया। तुम्हारे पापा पता नहीं किधर रह गए हैं आज। मलिहा ने परेशानी से कहा, क्यों मामा जानी, पापा की याद आ रही है आपको? ज़ावियार ने आंखों में शरारत लिए कहा, शर्म करो, अब तुम अपनी मामा से मजाक करोगे? मलिहा ने ज़ावियार के गाल पर हल्की सी चट लगा कर कहा। ज़ावियार हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर बोला, वो मामा, मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया था, पापा ऑफिस थे, मैंने उन्हें कहा वो अटेंड कर लें। ठीक है बेटा, मलिहा ने प्यार से कहा। बीबी जी, खाना लग गया है, खा लें। ओके हम आ रहे हैं। मलिहा ने नसरीन को कहा, चलो आ जाओ बेटा, खाना खाते हैं। फिर वो लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। चलो उठो और फ्रेश हो जाओ। इस असद ने पारिस की पट्टी मुकम्मल करके कहा, मेरी कल की पाकिस्तान जाने की फ़्लाइट बुक करवा दो। पारिस ने असद की बात को इग्नोर करके संजीदगी से कहा, क्या सच में? असद के मुँह से खुशी से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। हाँ, मजाक करने तो यहाँ बैठा नहीं, किसी से बहुत हिसाब निकलते हैं, वो भी बेबाक करने जा रहा हूँ। पारिस ने सर्द महरी से कहा, तुम उसे कैसे तकलीफ़ पहुँचा सकते हो? वो यहाँ बसती है। असद जो खुश था उसके वापस जाने पर पारिस के इरादा जानकर उसने आंखें बढ़कर पारिस के दिल के मुकाम पर हाथ रखकर परेशानी से कहा। असद की बात पर पारिस ने ऐसा जाया कहा लगाया, बस दिल में ही नहीं, सांसों में भी बसती है वो मेरे। उसकी खुशबू मेरे हवासों पे छाई है, मुझसे ज़्यादा मुझ में मौजूद है वो। पारिस ने ज़िंदगी से खाली कह लगाते हुए कहा, फिर तो उसे कैसे अज़ियत दे सकता है? असद ने परेशानी से कहा, अज़ियत तो मैं दूंगा, जिस आग में मैं चल रहा हूँ उसे भी चलना होगा, जैसे मैं तड़प रहा हूँ उसे भी तड़पना होगा। पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे मोहब्बत के साथ साथ नफ़रत भी है उससे। पारिस ने सलगती हुई नज़रों से असद को देखते हुए कहा, लेकिन नफ़रत और मोहब्बत एक ही वक्त में दोनों कैसे मौजूद हो सकते हैं? किसके लिए? असद ने पारिस से ताजुब से पूछा। मेरे दिल में मौजूद है उसके लिए, और दोनों में ही शिद्दत है। और तुम जानते हो जब किसी चीज़ में शिद्दत हो तो क्या होता है? सरखरुई या बर्बादी। पारिस ने सर्द महरी से कहा। पारिस के अल्फाज सुनकर असद ने अपने लब खींच लिए।
आई एम कमिंग बैक माई लव प्लस हेट पकीज़ा हसन आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू विद इन 3 days। पारिस ने ख्याल में इससे मुखातिब होकर कहा आफ्टर 2 days। पकीज़ा बहुत तंग आ गई हो तुमसे, मैं तुमसे खाना ना खाने का, होश है ना पीने का, पता नहीं क्या है इस कमरे में जो तुम बाहर नहीं निकलती। मलिहा बेगम ने पकीज़ा के कमरे में दाखिल होकर पकीज़ा को डांटते हुए कहा अच्छा प्यारी मामा आ जाती हूँ बाहर। का पकीज़ा के जो खिड़की के पास खड़ी जाने की सोच में मगन थी, मलिहा के कहने पर मुड़ के उनको गले लगाते हुए कहा बेटा बाहर निकला करो, ऐसे कमरे में ना रहा करो। मलिहा बेगम ने पकीज़ा के गले पर गाल पर बोसा देते हुए कहा ओके प्यारी मामा आपका कहा। सर आंखों में पकीज़ा ने मलिहा के माथे पर बोसा देते हुए कहा चलो फिर जल्दी से फ्रेश हो जाओ तुम्हारी खाला आ रही है। मलिहा ने पकीज़ा को मोहब्बत से कहा ओ अच्छा मामा मैं अभी आ जाती हूँ, मुझे अभी कुछ देर हक करना है, आपको कुछ देर हक करना है। पकीज़ा ने अपनी मामा के गालों पर चट प्यार करके उनके गले लगते हुए बोले आखिर माँ के गोश्त से ही ऐसी जगह जहाँ इंसान जितना भी दुखी हो सुकून महसूस करने लगता है। मलिहा ने अपनी बेटी को प्यार से हक किया और उसके माथे पर बोसा दिया शहज़ादा बेटा अभी अपनी मामा के खाने की खुसूसी तैयारी करवानी है, तुम्हारी खाला सिद्रा और पारिस आज आ रहे हैं और पारिस तो काफ़ी वक्त बाद आ रहे हैं। मलिहा ने प्यार से पकीज़ा की कॉल पर सर आते हुए पकीज़ा को लगा सातों आसमान एक साथ उस पर गिरे हों, आ गिरे और सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। क्या हुआ है बेटा? पकीज़ा की तरफ से खामोशी और फिर उसकी जिस्म में कब का पहाड़ महसूस करके उसके मुँह के सामने लाते हुए पूछा वो मामा क्यों आ रहे हैं? पकीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा क्या मतलब क्यों आ रहे हैं? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? पहले तो पारिस करते नहीं थकती थी, अब उसी के आने पर इतना घबरा क्यों रही हो? मलिहा ने पकीज़ा के गाल पर हाथ रखकर परेशानी से कहा नहीं मम्मा वो बस अचानक पता चला ना, बस इसी वजह से। पकीज़ा ने खुद को कंपोज करके कहा चलो फिर जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ और खुद बाहर की तरफ बढ़ गई। मलिहा ने पकीज़ा की आंखों में घबराहट देखी थी लेकिन बात को करेदा नहीं क्योंकि वह चाहती थी पकीज़ा खुद से बताए। जब वो छुपाएगी तो उन्होंने भी खरीदने सही नहीं समझा। मलिहा के जाने के बाद पकीज़ा बेड पर बैठ गई। क्या वो सच में आ रहा है? पकीज़ा ने अपने दिल पर हाथ रख कर बेयकीनी से कहा हाँ वो आ रहा है। दिल ने हल्की सी सरगोशी की, पकीज़ा के गाल धकने लगे, दिल तेज़ी से धड़कने लगा। पारिस तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, नफरत है मुझे तुमसे और अपने वजूद से जिसने तुम्हें पचाहा। पकीज़ा के जहन में पारिस को कहे गए अपने अल्फाज गूंजे, उसकी हथेलियाँ घबराहट से नम होने लगी। पकीज़ा ने अपनी घबराहट पर काबू पाना चाहा और खुद को समझाने लगी मैंने कुछ गलत नहीं किया था, वो ही क्या था जिसका वो मुस्तहिक था। पकीज़ा ने गोया खुद को बावर करवाया तो दिल ने मलामत की तुमने ज़्यादती की थी, वो इसका मुस्तहिक तो ना था। पकीज़ा ने अपने दिल को डिपट दिया जो उसके आने का सुनकर ही उससे बेवफाई कर रहा था। आपी परिहा भागती हुई आकर पकीज़ा के गले लग गई। पकीज़ा जो अपने ही अंदर चल रही जंग से निच रही थी, पकीज़ा के पुकारने पर अब होश में आई। क्या हुआ है? क्यों चीख रही है? पकीज़ा ने जलाकर परिहा से पूछा। आप ही पारिस भाई आ रहे हैं खाला जानी साथ, वो बहुत मज़ा आएगा। परिहा ने खुश होकर कहा आप ही पारिस भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ख्याल भी करते हैं। परिहा बस भी कर दो, ये क्या हो गया है? अगर वो आ भी रहा है तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? पकीज़ा ने मुंह बसोर कर कहा लेकिन दिल की हालत ऐसी थी मानो अपनी अभी सीने से निकल कर बाहर आ जाए कि आप ही अब बहुत बुरी हैं। परिहा ने नाराज़ लहजे में कहा हाँ तुम्हारे पारिस भाई अच्छे हैं ना, जाओ उनके पास चली जाओ, यहाँ से गायब हो जाओ। पकीज़ा ने रेहा के कान को खींचते हुए कहा हाँ तो जब वो आएंगे उनके पास ही जाऊँगी। परिहा ने अपना कान छुड़ाकर पकीज़ा को ज़ुबान चढ़ाकर कहती रूम से बाहर गायब हो गई। परिहा के जाने के बाद पकीज़ा की नज़र सामने मिरर पर पड़ी और कान में पारिस के कहे हुए अल्फाज गूंजे अगर तुमने कभी भी बाल कटवाए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। पकीज़ा घबराहट के मारे जल्दी से उठ गई और अपना सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया ताकि उन बालों को छुपा सके जो मुख्तलिफ लेयर्स में कटे थे। लेकिन उसके दिमाग में कड़वी सच्चाई उभरी और पकीज़ा की आंखों से आंसू बहने लगे, दिल में तरस उठने लगा। बाहर में जाओ तुम, फ़र्क नहीं पड़ता अब तुम क्या सोचते हो और क्या करते हो। पकीज़ा ने गुस्से और बेबसी से कहा और उसने अपने सर पर ओढ़ा हुआ दुपट्टा बेड पर फेंक दिया। मलिहा हसन जो अभी घर वापस आए थे आते ही अपनी लाडली बेगम को पुकार रहे थे। मलिहा जो रात का खाने बनवा रही थी, अपने शोहर जो उनकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थे, उनकी आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए। जी बोले। मलिहा ने हसन से मोहब्बत से पूछा। कुछ नहीं, दिल बहुत उदास था, आपकी दीदार का तलबगार था, इसलिए बुलाया। हसन ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे उन्हें देखते हुए कहा। हसन की बात पर मलिहा के रुखसार थकने लगे। आपको शर्म नहीं आती? अब आप उन जो जवान बच्चों के बाप हैं, अब पापा हैं। मलिहा ने शर्म से सर नीचे झुकाते हुए कहा हाँ तो दिल को तो बच्चा ही है ना जो तुम्हें देखकर अलग ही तरंग में धड़कता है। हसन शाह ने मलिहा का चेहरा अपनी तरफ करके प्यार से कहा। हसन की बात सुनकर मलिहा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। आप बैठे, मैं अभी आपके लिए खाना लगवाती हूँ। खुद को संभाल कर कहती बगैर जो आप सुने किचन की तरफ बढ़ गई। जबकि हसन का कहका मलिहा को अपने पीछे सुनाई दिया। मलिहा ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्रिया अदा किया जो उनको इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला। एक अगर हमसफ़र मोहब्बत करने वाला हो तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर मोहब्बत खोने की बजाय बढ़ती चले
کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پھر خواہ وہ بڑھاپا ہو یا جوانی، تجھ کو دیکھا تو سیر چشم ہوئے، تجھ کو چاہا تو اور چاہت نہ کی۔ پاکیزہ باہر کی جانے کی بجائے بیڈ پر ہی واپس بیٹھ گئی اور پرانی یادوں میں کھونے لگی۔ وقت کا احساس نہیں ہوا، اتنے میں پریہ واپس آئی اور پاکیزہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پاکیزہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ آپی، پارس بھائی اور خالہ نہیں آ رہے؟ پریہ کی آواز گونجی۔ کیوں نہیں آ رہے وہ؟ پاکیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے نہ آنے کا سن کر اس کی دل کو تکلیف سی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں آپا، بس ماما نے بولا وہ نہیں آ رہے، پریہ نے اداسی سے کہا۔ پاکیزہ کے دل میں اٹھنے والی اچانک سی تکلیف سے اسے عجیب سا اپنا آپ عجیب سا لگا۔ ابھی تو نفرت تھی، اب یہ میں پاگل ہو جانا اس شخص کی وجہ سے۔ پاکیزہ نے خود سے بے بسی سے کہا۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا وہ اس کے معاملے میں اتنی بے بس کیوں ہو جاتی تھی۔ کوئی بات نہیں، چلو تم جا کر پڑھو، تمہیں ہمارے پیپر ہیں نا، چلو شاباش۔ پاکیزہ نے خود کو کمپوز کر کے پریہ کو پیار سے کہا۔ اوکے آپی۔ پریہ کے جانے کے بعد پاکیزہ کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ کیوں آؤ گے تم؟ کس شکل کے سامنے آؤ گے؟ دھوکے باز لوگ دور ہی رہتے ہیں اور تم ان میں سے ہی ہو، دھوکے باز ہو، بے وفا ہو۔ پاکیزہ نے غصے اور بے بسی سے روتے ہوئے سوچا۔ رکو، ارے کوئی تو روک جاؤ۔ انایا نے چلاتے ہوئے گاڑی کو رکنے کی غرض سے کہا، لیکن کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ انایا کے چہرے پر پریشانی واضح تھی کیونکہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور آس پاس بالکل ویرانی ہونے کی وجہ سے سروس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی کو کال کر کے بلانے سے بھی قاصر تھی۔ اتنے میں ایک اور گاڑی اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ ارے رکو، لیکن گاڑی آگے بڑھ گئی۔ نہ رکو، بھاڑ میں جاؤ، تم ایڈیٹ نہ ہو تو۔ جب گاڑی نہ رکی تو غصے سے گاڑی والے کو سنایا، لیکن گاڑی آگے جا کر ریورس ہوئی اور اس کے سامنے آ رک گئی اور شیشہ نیچے کیا۔ اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر انایا کی ہوائیں اڑ گئی، لیکن جلدی خود کو کمپوز کر کے، تم یہاں اس وقت کیا کری ہو؟ عقل سے پیدل لڑکی زاویار جو آفس سے گھر جا رہا تھا، رستے میں انایا کو دیکھ کر تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ انایا تمہارے دیدار کے لیے رکی تھی کہ آخر کب زاویار حسن آئے اور میں ان کا دیدار کر سکوں؟ انایا نے بھی طنزیہ الفاظ میں زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارا یہ دیدار ہو گیا ہو تو اب اپنی گاڑی میں بیٹھو اور یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ زاویار نے گاڑی سے باہر نکل کر انایا کو سرد لہجے میں کہا۔ نہیں عالی جان، ابھی مجھے یہاں کھڑے ہو کر دھوپ سینکنی ہے۔ انایا نے معصومیت سے زاویار کو دیکھ کر کہا۔ واٹ؟ زاویار کو انایا کی بات پر شدید جھٹکا لگا کیونکہ چاروں طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ بالکل، ہاں بالکل، انایا نے سکون سے زاویار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سچ میں پاگل ہو یا آج آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ بھی گھر چھوڑ آئی ہو؟ زاویار نے آگے بڑھ کر انایا کے دماغ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہاں بالکل ویسے ہی جیسے تم چھوڑ آتے ہو، نظر نہیں آ رہا گاڑی خراب ہے میری اور شوق سے تو نہیں لفٹ مانگ رہی؟ انایا نے زاویار کی طرف دیکھتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں تو یہ بکواس تم پہلے بھی کر سکتی تھی۔ زاویار نے انایا کو اس کے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنی گاڑی اس میں لگاتے ہوئے کہا۔ زاویار کی نزدیکی پر انایا کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ ہاں تو تم نے کون سا تمیز سے پوچھا تھا تو تمہیں بتا دیتی۔ انایا نے خود کو کمپوز کر کے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، اب تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ زاویار نے انایا کی طرف مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو ہے، نہیں کرو گے؟ انایا نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ کروں گا، بالکل کروں گا سویٹ ہارٹ، بس تمہیں مجھے زاویار کے بالوں نے انایا کے بالوں کو اس کے کان کی پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ انایا زاویار کی اس حرکت پر مرنے والی ہو گئی۔ کیا مجھے؟ انایا نے لٹکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ تمہیں مجھے سوری بولنا ہوگا، زاویار نے شوق لہجے میں کہا۔ انایا جس کے دل کی دھڑکن پہ بے قابو ہو رہی تھی، زاویار کی اگلی بات سن کر ہوش میں آئی۔ کس خوشی میں بولوں؟ تمیز سے گھر چھوڑو مجھے؟ انایا نے اس کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہا۔ نہ میری گڑیا، پہلے تم اپنی بدتمیزیوں کے لیے سوری بولو، ورنہ اس اندھیرے میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور ساری رات اپنی دھوپ سینکنا۔ زاویار نے شرارت سے آخری بات کہی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اوکے سوری، انایا نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا، ورنہ اس کا دل تو زاویار کو دو لگانے کا کر رہا تھا، سنائی نہیں دیا؟ دوبارہ بولوں؟ زاویار نے مزید شرارت سے کہا۔ سوری، انایا نے زور سے چبا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، آج اور چھوڑ دیتا ہوں۔ انایا نے دل ہی دل میں زاویار سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ملیحہ بیگم نسرین کو کھانے کی ہدایت دے کر جیسے ہی پلٹی تو دیکھا حسن انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ارے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ وہ میں آپ کو بتانے آیا تھا کہ پارس اور ملیحہ راستے میں ہیں، بس پہنچ رہے ہیں، حسن نے پیار سے ملیحہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ ہی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی آج نہیں آنا۔ ملیحہ نے حسن کو کہا۔ پارس کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا جس کام کی وجہ سے نہیں آنا تھا وہ آ گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ آ رہے ہیں۔ حسن نے محبت سے کہا۔ شکر ہے آ رہے ہیں، میرا دل بہت اداس تھا، خاص کر پارس کو ملنے سے بچہ کافی وقت بعد آ رہا ہے۔ ان کی باتیں سن کر حسن مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے ملیحہ کو وہ کتنے عزیز ہیں۔ پریہ نیچے آئی تو پارس اور سدرا کے خالہ کے آنے کا سن کر چہکنے لگی۔ اتنے میں ایک گاڑی اندر گیراج میں آ کر رکی۔ پریہ، حسن اور ملیحہ ان کا ویلکم کرنے کے لیے باہر نکل آئی کیونکہ وہ جانتے تھے آنے والا کون ہے۔ سلام دعا کے بعد سب آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ پارس بھائی، مجھے آپ سے بالکل بات نہیں کرنی، پریہ نے پارس سے ناراض لہجے میں کہا۔ پریہ کی بات سن کر حسن، سدرا، ملیحہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں گڑیا؟ پارس نے پریہ کے گال پر چٹکی کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ
आप वहाँ जाकर हम सबको भूल गए थे, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। परिहा ने मुँह बसोर का शिकवा कहा। उसकी बात पर सब हंसती। ओह, मैं तो चॉकलेट लाया था आपको देने के लिए। चलो ठीक है, अब मैं वो आप वापस ले जाऊँगा। पारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भाई, मैं नहीं नाराज़, परिहा ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो चॉकलेट्स की दीवानी थी और पारिस जानता था सभी हंस दिए उसकी बात पर। मलिहा, पकीसा और साव्यार किधर है? नजर नहीं आ रहे? सिद्रा ने प्यार से पकीसा और साव्यार का पूछा। पारिस तो परिहा के साथ बातों में मसरूफ था। इस दुश्मन जहाँ का नाम सुनकर उसका दिल फड़फड़े घुटते गोया सिर से पाँव तक हर चीज़ जवाब सुनने के लिए बेताब होने लगा था। सिद्रा की बात पर मलिहा ने अपने सर पर हाथ मारा। देख ले, मैं कहती हूँ इस लड़की के कमरे में कोई खजाना है जो आसपास की ज़रा होश नहीं। मलिहा ने गुस्से से कहा। अच्छा, आप परेशान हो, जाओ परिहा बहन को बुलाकर लाओ नीचे। हसन ने कहा। पकीसा का नाम सुनकर कुछ देर जो पारिस की धड़कनें शोर मचाने लगी थी। अचानक ने उसके दिमाग में पकीसा के कहे गए अल्फाज गूंजने लगे। नफरत है मुझे अपने वजूद से जिसने तुम्हें चाहा, घिन आ रही है तो मुझे तुमसे। पकीसा के अल्फाज पारिस के दिमाग में हथौड़े की तरफ मचने लगे थे। जियत से आंखें सुर्ख होने लगी थी। हसन ने परिहा को पेच कर रुख पारिस की तरफ किया। पारिस की आंखों में सुर्खी देखकर परेशान हो गए। क्या हुआ है बेटा? पारिस, जिसका ज़ब्त करना मुश्किल होने लगा, उसने जल्दी से खुद को कंपोज किया। कुछ नहीं अंकल, मैं अभी वॉशरूम से होकर आया, शायद आंखों में कुछ चला गया है। ओके बेटा, जाओ आप। पारिस बगैर वक्त ज़ाया किए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम में दाखिल होकर पारिस ने अपना चेहरा मिरर में देखा। नीली आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी, होंठ सख्ती से आपस में पेवस थी। दिमाग में पकीसा के लिए अल्फाज खंजर की तरह लग रहे थे। पकीसा क्यों किया? किस चीज़ में कमी थी? सब कुछ तो इतना तुम पर वारने को तैयार था, फिर ये तकलीफ़ कैसे दे दी? कैसे बताऊँ? पारिस जनूनी होने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था। ज़माने को आग लगा दे। पकीज़ा ससन, तुम भी इस अजियत से गुजरोगी जिसमें मैं गुजर रहा हूँ। तुम्हें भी ऐसे ही तड़पाऊँगा जिसमें मैं तड़प रहा हूँ। तुमने आज तक मेरी मोहब्बत देखी, अब नफरत देखोगी। इंतहाई गुस्से से कहकर उसने अपना चेहरा वॉश किया और बाहर की तरफ बढ़ गया। आप भी जल्दी उठो, मामा बुला रही हैं, बहुत गुस्सा कर रही है। परिहा ने परेशानी से पकीज़ा को हिलाकर कहा। पकीज़ा, जो पारिस की यादों से जौनती ना जाने कब नींद की वादी में उतरी थी, उसे परिहा को यूं चकाने से कोफत आई। क्या मुसीबत है? कौन सा आसमान टूट पड़ा जो तुम फिर टपकी हो? पकीज़ा ने तपे हुए लहजे में कहा। आप ही खाला लोग कहाँ हैं? जल्दी नीचे चलें। पकीज़ा जो वापस सोने लगी थी, लेकिन लफ्ज़ खाला का सुनकर उसकी नींद फक से उड़ गई। क्या मतलब खाला लोग? पकीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। खाला लोग मतलब खाला सिद्रा और पारिस भाई। परिहा ने आराम से जवाब दिया, जबकि पकीज़ा का चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ गया। आप ये उठ जाएं वरना मामा ने बहुत सुनाई। परिहा ने पकीज़ा को हिलाकर वापस से बुलाया। हाँ, तुम जाओ, बस मैं आ रही हूँ। पकीज़ा ने संभल कर कहा। ओके आप ही। परिहा कहकर चली गई। वो फ्रेश होकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। पारिस की मौजूदगी के एहसास से उसके दिल की धड़कन मामूल पर नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिल अभी सारे बाढ़ तोड़कर बाहर आ जाएगा। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? इतना सब होने के बावजूद भी तुम उसकी माला जप रहे हो, उसके दीदार के लिए बेहाल होते जा रहे हो। पकीज़ा ने अपना दिल को टपट कर कहा। लेकिन उस पागल को कौन समझाए? दिल को डांटने से वो खामोश थोड़ी हो जाएगा। पकीज़ा की आंखों से बेबसी से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जानती थी पारिस ने जो कुछ भी किया हो, उसका दिल आज भी उसकी माला जपता है। पकीज़ा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अपना आप संभालने लगा। तुम धोखेबाज, घटिया हो, नफरत है मुझे तुमसे। तुम्हारी वजह से मैं नहीं रहूँगी। मैं जहन्नुम में जाओ। तुम उससे खुद को अच्छे तरीके से बावर करवा के बाहर का रुख किया। पारिस ने भी खुद को अच्छे से संभाल लिया था और वो हसन साहब से बातों में मशगूल था। पकीज़ा चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए जल्दी से सिद्रा के पास आ बैठी थी और वो उनको हक किया। सिद्रा ने भी प्यार से उसको करीब कर लिया क्योंकि उन्हें ये बहुत अजीज थी। पकीज़ा ने सर उठाकर अपने मामा की तरफ देखा जो गुस्से से घूर रही थी। पकीज़ा ने कान पकड़कर सॉरी का इशारा किया तो मलिहा मुस्कुरा दी। पकीज़ा जब से कमरे में दाखिल हुई थी पारिस ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन जिससे हिसाब से उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई थी और कमरा उसकी वजूद की खुशबू से महक उठा था। वो समझ गया था कि वो आसपास है। वो लाख तरचा उससे नफरत करने का दावेदार सही, लेकिन अब उसका दिल उसकी एक झलक देखने को तड़पने लगा। उसका दिल बेकाबू सा हो रहा था, सिसक रहा था। एक झलक देखने को दो, ज़ाहिर सी बात थी उसे देख भी तो 4 साल गुजर गए थे। दिल ने पागल तो होना ही था। उसे देख पाऊँ मैं एक नज़र, महज एक नज़र, फ़कत एक नज़र। पारिस को अपनी इस हालत पे गुस्सा भी आ रहा था। उसका दिल कह रहा था उसे अपने दिल को उससे अपने इस दिल को गोली मार के कहीं दफन कर दे जो अपनी इतनी भयानक तस्लील पर भूल के उसी की माला बैठ कर चुप रहा है। और साथ ही पारिस ने अपनी निकाह उठाकर अपने उस दुश्मन जान को देखना चाहा, लेकिन वो उसकी तरफ पीछे किए सिद्रा बेगम से बातें करने में मसरूफ थी। दूसरी तरफ पकीज़ा की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। जब से सुना था वो नीचे मौजूद था, उसका दिल अलग ही लय में धड़क रहा था, धड़क कर उससे पागल कर रहा था। उसे अपनी इन धड़कनों की बेवफाई पर रोना आ रहा था। वो बार बार अपने दिल को बावर करवा रही थी कि वो धोखेबाज से नफरत है मुझे उससे, लेकिन दिल सुन ही नहीं रहा था। बस उससे एक ख्वाहिश थी, कर रहा था बस एक नज़र उसे देखने की, लेकिन वो उससे बार बार डिपट रही थी। वो काबिल नफरत है कि ना कि दीदार की, और शपथ के मारे उसकी खूबसूरत सब्ज आंखें सुर्ख होना शुरू हो गई थी।
کیا ہوا بیٹا، تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ سدرا خالہ نے پاکیزہ کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا۔ وہ خالہ، ہاں میری آنکھوں میں صبح سے الرجی ہو گیا، پاکیزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی خالہ کو جواب دیا۔ یہ پہلے الفاظ تھے جو اس نے ادا کیے تھے بول کر، جو پارس کے کانوں تک نہیں بھی پہنچے تھے۔ اس کی آواز سن کر پارس کے دل میں ایسے جیسے سکون اترا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکیزہ کی آنکھوں کی الرجی کا سن کر فکر بھی لاحق ہو گئی تھی۔ اور اوہ بیٹا، آپ نے کوئی ٹیبلٹ لینی تھی؟ سدرا نے انتہائی شفقت سے پاکیزہ کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، کھانا لگ چکا ہے، آ کر کھا لیں، نسرین نے دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ چلو آ جاؤ، سب باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے کھانا کھا لیں، ملیحہ نے پیار سے سبزی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل صحیح کہا، چلیں سب، حسن نے بھی سب کو کہا، اور سب کھانے کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ کھانے کی میز پر مختلف قسم کے پکوان تیار ہوئے پڑے تھے، لیکن پاکیزہ کا دھیان پارس پر تھا جو اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ پریحہ بھی، پھر ملیحہ، جبکہ پاکیزہ کے ساتھ سدرا بیگم بیٹھی ہوئی تھی، اور ہیڈ کرسی پر حسن۔ زاویار ابھی تک نہیں آیا تھا کیونکہ ملیحہ نے حسن سے پریشانی سے پوچھا۔ زاویار کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ کوئی ضروری کام نکل آیا ہے، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا۔ حسن نے پیار سے ملیحہ کو جواب دیا۔ پاکیزہ کو پتہ تھا اگر اس نے پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ پارس کو دیکھ سکتی ہے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کر رکھا اور سامنے دیکھنے کی غلطی بالکل بھی نہیں کی، جبکہ دوسری طرف بیٹھا پارس، جو کب سے اپنے دل پر باندھ رہا تھا، جو مزید برداشت نہیں کر پایا، تو اس نے اپنی نظریں اٹھا کر پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ پارس کو لگا اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھی، دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، وہ لگ ہی اس قدر خوبصورت رہی تھی، اوپر سے کالا رنگ اس کے سراپے کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سبز آنکھیں گھنی پلکوں کی چھاؤں میں چھپ کر نیچے جھکی ہوئی تھی، سرخ اور سفید رنگت کو جو ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے، ستواں ناک اور گلابی ہونٹ، چہرے پر گھبراہٹ کے اثار جو اس کے حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو چیز اس کی خوبصورتی بنا رہی تھی، اس کے سر پر موجود دوپٹہ تھا، یہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ پارس کے دل نے اس سے سرگوشی کی۔ دوسری طرف پاکیزہ کو اپنے وجود کے آر پار پارس کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے بے ساختہ اپنی نظریں پارس کی طرف اٹھائیں، لیکن اگلے ہی لمحے پاکیزہ کو لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تھمی ہو، وہ نظریں جھکائے کھانا کھانے میں مصروف لگ رہی، اس قدر دلکش رہا تھا۔ پاکیزہ اپنی نظریں اس وقت ہٹا نہیں پائی۔ وائٹ شرٹ پہنے جس کے بازو فولڈ ہوئے تھے، ساتھ بلیک جینس، سفید رنگت بلا کا حسن پاکیزہ کا اپنی نگاہیں پھیرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ساتھ اس کا ہاتھ اپنے سر پر گیا جہاں دوپٹہ موجود تھا، اس نے دل میں لاکھ دفعہ شکر کیا کہ موجود ہے۔ اگر پارس سے میرے کٹ ہوئے بال دیکھ لیتا تو نہیں، میرا کیا حال کرتا۔ اس وقت پاکیزہ کے ذہن میں ماضی کی ایک تلخ یاد ابھری، اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ پارس جو پاکیزہ کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے پاکیزہ نے نظریں اٹھائیں، اسی لمحے نگاہیں چکا کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا، لیکن مسلسل پاکیزہ کی نظروں کی تپش کی وجہ سے اس نے دوبارہ پاکیزہ کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف دکھ دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ پارس کے دل میں پاکیزہ کو ایسے دیکھ کر تکلیف چھٹی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسوں سے غصے کی شکل ڈالی، پھر غصے کی جگہ حقارت نے پارس کے دل کو ضرب سے لگی، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو بری طرح کچل ڈالا ہو۔ پاکیزہ نے جلدی سے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اس کی وجہ سے نہیں روں گی، پھاڑ میں جائے، لیکن دل میں درد سا اٹھا، اس کے دل کو نہ جانے کیوں لگتا تھا وہ صحیح ہے، پاکیزہ کا دل کیا اپنے اس دل کو کہیں دور دفن کرا ہے جو اتنی تکلیف سہنے کے باوجود اس کے حق میں ہے۔ دوسری طرف پارس کی نگاہیں اس تذلیل پر جل اٹھی۔ بہت تڑپاؤں گا پاکیزہ حسن، بہت زیادہ، سن کر بدلا لوں گا آج ہر چیز کا، تمہارا یہ اکڑ نہ توڑی تو پھر کہنا، بہت شوق ہے نا تمہیں دل میں حقارت، نفرت، دوسروں پر الزام لگانے کا، دیکھنا میں تمہارا حال کیا کرتا۔ غصے سے پارس کی نگاہیں سرخ ہونے لگی تو اس کا دل کیا سامنے بیٹھی اس لڑکی کو جان سے مار دیا۔ آپ ہی اب میں ہوش اور ماہرو کو اپنے ساتھ لے آتی، ملیحہ بیگم نے اسی طرح سے کہا، ان کی پیپر سے بس اسی وجہ سے نہیں آئی، آپ آئی اگلی دفعہ لازمی لاؤں گی، انہوں نے پیار سے کہا۔ ان کی آوازیں سن کر پاکیزہ اور پارس دونوں نے جلدی سے ایک دوسرے کو کمپوز کیا۔ اور بیٹا پارس کیا خیال ہے آگے کا؟ حسن نے شفقت سے پارس سے پوچھا۔ کچھ نہیں انکل، بس پاپا کا بزنس ہی ہے جو پہلے بھی سنبھال رہا ہوں، پارس نے شائستگی سے حسن کو جواب دیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بچہ ہے، اتنے کم عرصے میں سب سنبھالے، آئے دن تمہارے بڑے بارے میں نیوز آتی ہے، دیکھ کر دل کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ حسن نے دل سے تعریف کی، وہ اس کا مستحق بھی تھا۔ چلو اب سب اٹھو، آپ ہی اور پارس دونوں تھک گئے ہوں گے تو تھوڑا فریش ہو جائے، ملیحہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا۔ ماما ابھی اتنی جلدی نہیں، مجھے باتیں کرنی ہے ابھی، ملیحہ کی بات پر سب ہنستی ہے۔ بیٹا آپ کو صبح یوں نہیں جانا ہے نا، چلو جلدی سے اٹھ جا، حسن نے ملیحہ کو پیار سے کہا۔ اوکے پاپا جانی، اسے کرسی سے اٹھ کر اپنے پاپا کو چٹا چٹ پیار کر کے کہا، لیکن ساتھ پارس کو یہ کہنا نہیں بھولی، بھائی آپ سے بہت ادار نکلتے صبح ملتی ہیں آپ سے، آپ کی خیر نہیں مجھ سے۔ ملیحہ کی بات پر پارس مسکرا دیا، جبکہ دوسری طرف پاکیزہ کے پارس کے چہرے پر ابھرا معدوم ہونے والے ڈمپل میں کھونے سے لگی۔ پاکیزہ تم پارس کو اس کا روم دکھا دو جو زاویار کے کمرے کے ساتھ موجود ہے وہ والا، آج ہی میں اس کی صفائی کرواؤں گی۔ ملیحہ نے پاکیزہ کی جانب دیکھا۔ میں مما،
पकीसा जो पारिस के डिंपल में खो रही थी एकदम से होश में आकर गड़बड़ा गई। हाँ तुम ही, मलिहा ने पकीसा को घूरी से नवाजते हुए कहा। ओके मम्मा, पकीसा ने सादतमंदी से कहा और रूम से बाहर निकल आई। ओके फिर सुबह मिलते हैं। पारिस भी सब कहकर बाहर निकल आए। चलें आप ही, आपको मैं आपका रूम दिखाती हूँ, मलिहा ने इसी तरह से कहा। उस तरह सब सोने के लिए अपने अपने रूम कमरे की तरफ बढ़ गए। पकीसा ने पारिस को हाथ के इशारे से कमरे की तरफ बारे में बताया और खुद जैसे ही पलटने लगी, पारिस ने पकीसा को उसके बाजू से थाम कर दरवाज़ा खोलकर कमरे में धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो? पकीसा ने हैरत से फटी हुई आंखों से पारिस की तरफ देखते हुए कहा। पारिस ने बजाय जवाब देने के पकीसा को दोनों बाजू से थाम कर दीवार के साथ लगाया। पारिस की इस हरकत पर पकीसा की दिल की धड़कन बढ़ी। दूसरी तरफ पारिस की हालत भी इसके मुख्तलिफ नहीं थी। उसका दिल भी तेज़ी से धड़क रहा था। इस वक्त वो पकीसा की वजूद की खुशबू को महसूस करना चाहता था जो उसकी सांसों में बसती है। पारिस क्या कर रहे हो? पीछे हो, पकीसा ने लड़खड़ाती आवाज़ में पारिस को हाथों की मदद से पीछे धकेलते हुए कहा। लेकिन पारिस पे कुछ असर नहीं हुआ। उल्टा पारिस से कंधों से हाथ हटाकर उसके हाथों को थामा और पकीसा की तरफ मोहब्बत से दिखा। पारिस की इस गुर्बत पर पकीसा लड़ने लगी। उसने हैरत और सदमे से पारिस की तरफ देखा। वो आहिस्ता से अपना हाथ पकीसा के कलाइयों पर ले गया। पकीसा की दिल की धड़कन घबराहट से बढ़ने लगी। वो पारिस से अपना आप छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर पारिस ने अपनी गिरफ्त सख्त कर दी और अपनी नीली आंखों में उसकी सब्ज आंखों को घूरा, यानी कि वार्न किया कि फजूल मज़ाहमत मत करो। पकीसा ने बेबसी से नजरें नीचे की तरफ झुका ली। जब पारिस को अपने हाथों के नीचे कुछ महसूस ना हुआ तो उसकी उलझन से पकीसा की तरफ देखा, फिर निगाहें कलाई की तरफ घुमाई। वहाँ ब्रेसलेट को ना देकर उसके दिल में चुभन सी उठी। पारिस ने गुस्से से पकीसा की कलाइयों पर अपनी गिरफ्त इंतहाई सख्त कर दी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पकीसा जानती थी पारिस ने ऐसा क्यों किया है। बेबसी चेहरा नीचे किए आंसुओं को पीने लगी। पारिस ने पकीसा की कलाइयों को छोड़कर उसका चेहरा अपने हाथों के प्यारे में पड़ लिया। पकीसा पारिस की गुर्बत और डर दोनों से बेहाल होने लगी। पारिस ने पकीसा के सर का थोड़ा सा दुपट्टा सरकाकर उसके कानों को छुआ था ताकि पकीसा के बालियों को महसूस कर सके, लेकिन उन्हें वहाँ नामहसूद पाकर उसके दिल को अजियत ने घेरा। मतलब अब वो बालियाँ नहीं पहनती। पारिस के दिल ने उसकी सरगोशी की। पारिस से चुभती हुई नज़र उसकी तरफ देखा जो घबराहट से आंखें बंद कर गई। उससे अपना चेहरा आगे लेकर जाकर पकीसा के कान के अपने लबों से छुआ। पारिस की इस इशारे से पकीसा के दिल की धड़कन इस कदर बढ़ गई, उससे लगा उसका दिल अपनी सीने से बाहर निकल आएगा। दूसरे ही लम्हे पारिस ने बेदर्दी से पकीसा के कान के लू को अपनी दांतों से काटा। उससे पहले उसके मुंह से चीख निकलती। उसने जल्दी से अपने लबों को दांतों तले दबाया। जंगली इंसान ना होता। पकीसा ने जोर से पारिस को खुद से दूर धकेल कर नम लहजे में कहा। जानम, ये छोटी सी सजा थी जो तुम्हारी गलतियों की वजह से दी है। पारिस ने तंजिया मुस्कुराकर पकीसा के चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहा। भाड़ में जाओ तुम। पकीसा ने पारिस का हाथ खुद से झटक कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इस वक्त पारिस ने पकीसा को रोकने के लिए पीछे से उसका दुपट्टा पकड़कर अपनी तरफ खींचा। पकीसा का दुपट्टा सर से सिरक कर इसके कंधे तक गया। गोल्डन बाल जो मुख्तलिफ लेयर में कटे थे वो पकीसा के चेहरे के इर्द गिर्द बिखर गए। पकीसा की खौफ के मारे टांगे कांपने लगी। पारिस ने पकीसा को उसके कमर से पकड़कर वो बेयकीनी से पकीसा के बाल छूकर देखने लगा। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। पारिस की आंखों में इस कदर गुस्सा देकर पकीसा की जान हथेली में आ गई। पारिस ने अपना हाथ पीछे ले जाकर पकीसा के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और जोर से पकीसा का चेहरा ऊपर की तरफ किया। दुख, तकलीफ, खौफ और बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने तुमसे क्या कहा था? पारिस ने पकीसा के बालों पर गिरफ्त सख्त करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पारिस छोड़ दो, दर्द हो रहा है। पकीसा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। पकीसा ने पारिस ने बालों पर मज़ीद गहरी गिरफ्त सख्त करके गुर्राते हुए कहा कि अगर मैंने अपने बाल कटवाए तो मेरा बहुत बुरा हाल करोगे। पकीसा ने रोते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में अपने अल्फाज अदा किए। तो फिर क्यों नहीं माना? अब मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लो। पारिस ने बालों पर गिरफ्त मज़ीद सख्त करते हुए कहा। पारिस प्लीज़। इससे पहले कि पकीसा अपने अल्फाज मुकम्मल करती, पारिस पकीसा के लबों पर झुका और शिद्दत भरी गुस्ताखी करने लगा। पकीसा को शदीद झटका लगा। उसकी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे, जबकि दूसरी तरफ पारिस मुसलसल झुका रहा। पकीसा को सांस लेना मुश्किल होने लगा तो उसने पारिस के सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हुआ। तो पकीसा को लगा अगर अब पारिस पीछे नहीं हटा तो वो मर जाएगी। पारिस की शिद्दत भरे लम्स की वजह से पकीसा का पूरा वजूद बुरी तरह कांपने शुरू हो गया। इस वक्त पारिस ने पकीसा को झटके से छोड़ा। पकीसा अपनी सांसें हमवार करने के लिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। उसी वक्त उसे अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ। उसे गुस्से से पारिस की तरफ देखा जिसके लबों पर खून का निशान मौजूद था, जबकि पारिस भी पकीसा के ही सख्त नज़रों से घूरा था। पारिस से आगे बढ़कर दोबारा पकीसा के बालों को मुट्ठी में जकड़ा। ये बस एक छोटी सी सजा थी, अब भी देखना आगे होता क्या है। पारिस ने पकीसा की तरफ गुस्से से जलती हुई निगाहों से देखते हुए कहा। तुमको शर्म नहीं आती? बेहुदा इंसान, ये क्या किया? पकीसा ने रोते हुए अपने लबों पर हाथ रख कर कहा। कुछ ज़्यादा नहीं, तुम्हें बस सजा दी है तुम्हारी सांसें रोकने की कोशिश करते हुए। दिल तो कर रहा था सारी की सारी छीन लो, लेकिन फिर क्या लाया? अभी बहुत हिसाब निकलते हैं, पहले उनका हिसाब ले लो। इससे छोड़ दिया। पारिस ने सफाकी से पकीसा के लबों पर उंगली फेरते हुए कहा। तुम होते कौन हो मुझे सजा देने वाले?
घटिया इंसान, पाकिज़ा ने चीखते हुए पारिस का हाथ अपने लबों से पीछे झटकते हुए। क्योंकि मैं हक रखता हूँ, पारिस ने तंजिया मुस्कुरा कर कहा। कैसा हक? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, बदतमीज़ इंसान, पाकिज़ा ने पारिस का कॉलर पकड़ते हुए कहा। ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है मेरा तुम पर कितना और किस हद तक हक है। पारिस ने पाकिज़ा से अपना कॉलर छुड़ाकर पाकिज़ा को सरताब पाँव देखते मुआनी खेज लहजे में कहा। इस वक्त पाकिज़ा के कानों में कबूल है, कबूल है, कबूल है, इन तीनों जुमलों का झुमाका हुआ। पारिस क्यों गया है इस्लामाबाद? क्यों? माहा ने चीखते हुए माहरूख के कमरे में दाखिल होकर उससे पूछा। क्या मतलब तुम्हारा? क्यों के हैं भाई वहाँ तुम ये किस लहजे में बात कर रही हो? मारूफ ने हैरानी से माहर को देखते हुए पूछा। वो बस मुझे जानना था, अभी वो परसों ही तो आए थे, आते ही इधर क्यों चले गए? माहा ने उसे दफ़ा तहम्मुल से लेकर अपने अल्फाज पर जोर देकर कहा। भाई ने कि किसी दोस्त की शादी थी, फिर मामा भी खाला लोगों से मिलना चाहती थी, उस वजह से गए हैं। रात खाला की तरफ रहेंगे, सुबह आ जाएंगे। मारूफ ने सुकून से माहा को जवाब दिया। माहा ने मजीद कुछ नहीं कहा, बस गुस्से के घूंट पी कर रह गई और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर निकल गई। इस दफ़ा नहीं पारस, इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं। तो ये था आज के नॉवल के फर्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको नॉवल? कमेंट बॉक्स में मेरा साथ जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल आगे सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेके सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।